जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिब्लियोफाइल सेंटर पर। तो पिछली क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था और अभी क्या बचा है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं। सॉरी, लाइसोसोम ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, तो अभी ख़त्म कर देते हैं। 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो लाइसोसोम का डिस्कवर किसने किया था? डी डुवे ने। कब? 1955 में। दुबे नहीं, डी डुवे। ठीक है। शेप कैसा होता है इसका? इरेगुलर यानी कि अनियमित, या फिर कोई भी शेप नहीं होता, या कभी कभी आपको देखने को मिलेगा बैग लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? इरेगुलर शेप। ठीक है, जैसे अमीबा का होता है। डाया कितना होता है इसका? 0.2 से 0.8 माइक्रोन। ठीक है जी। लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं जानने की ज़रूरत नहीं है। और फंक्शन क्या होता है इसका? ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस होता क्या है मैं अभी बताता हूँ। और इसकी जो नेम है वो कौन? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, एटम बॉम्ब ऑफ सेल, स्क्वेंजर्स ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका का सफाई गर्मी कह देते हैं। एटम बॉम्ब ऑफ सेल यानी कोशिका का परमाणु बम, या कोशिका की हत्या की थैली। तो ये सारे किसके नाम हैं? लाइसोसोम के। तो लाइसोसोम के बारे में जानते हैं, लाइसोसोम में एक्चुअली होता क्या है। तो पहली बार तो लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी इरेगुलर मैंने ऐसे बना दिया, हो सकता है किसी और भी शेप में हो। इसके बाहर क्या होती है? एक लेयर होती है किसकी? लाइपोप्रोटीन की कवरिंग, जो क्या करती है? इसकी सुरक्षा करती है। लेयर कहीं पर भी होगी, सुरक्षा करने का काम करती है। डायरेक्ट आकर इस पर कोई भी क्या नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। और इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इन्हें क्या कहते हैं? अपघटक एंजाइम भी कहते हैं, जल अपघटक एंजाइम। ठीक है जी। और ये कैसा होता है? एसिडिक होता है, यानी कि पीएच कितना होगा? 4 से 5। अब पीएच जब 4 से 5 है तो क्या होगा? किसी भी चीज़ को मार सकता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो 30 से 35, इसमें क्या है? अपघटक एंजाइम है, जल अपघटक एंजाइम। यहाँ पर कोई एक मिनट में देखता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। जैसे क्या है, ये कोई सेल है, सेल में ये क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं जो मेन पर्पज़ रहेगा वो किस पर रहेगा? लाइसोसोम पर। तो ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी एक बना लेते हैं हम लोग। लाइसोसोम हो गया। ये क्या है? लाइसोसोम। हम मान लो सेल पर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज़ आ गई सेल में जो सेल को नुकसान पहुंचा सकती थी या पहुंचा देगी आगे को। तो वो क्या जाएगी यहाँ पर? ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ये जो सारी चीज़ भरी हुई वो किस में भरी हुई? साइटोप्लाज्म में। मान लो ये कोई चीज़ है जो टॉक्सिक है। अभी क्या सेल को नुकसान पहुंचाने आई है, तो क्या करेगा? अगर मान लो ये जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम कम है, तो क्या करेगी? ये अपने अंदर इसे डाल के ख़त्म कर देगी या खाकर ख़त्म कर देगी। किसे? जो भी टॉक्सिक एंजाइम है, टॉक्सिक जो भी सब्सटेंस रहा होगा उसे। अब मान लो क्या हो गया, ये पूरा भर गया। अभी जो है लाइसोसोम के अंदर जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है। और बाहर क्या है? ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, पूरे सेल में फैल चुके हैं। तो क्या होगा? जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है सब में फैल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगी? फट जाएगी। कौन? लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा।
और पूरी सेल ही क्या खा जाएगा, ये डैमेज कर जाएगा पूरी सेल को। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एटम बम ऑफ सेल। तो ये चीज़ समझ में आ गई। सुसाइड हो गया ना, पूरी सेल का सुसाइड कर दिया इसने, लाइसोसोम की वजह से क्या हो गया, पूरी सेल ने सुसाइड कर लिया। तो इसे क्या बोलेंगे, सुसाइडल डेथ ऑफ सेल, यानी पूरी कोशिका की हत्या हुई किसकी वजह से, लाइसोसोम की वजह से। इसलिए इसे बोलते हैं स्क्वेंजर्स ऑफ सेल। क्यों कहते थे, क्योंकि अगर लाइसोसोम थोड़ा खा लिए तो जो भी टॉक्सिक चीज़ रही होगी वो ये से खा लेगा। तो ये जितनी चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब समझेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसे कहते हैं, यानी कि अंतर कोशिकीय, और डाइजेशन क्या कहते हैं, पाचन। इसको समझते हैं क्या चीज़ है ये। तो साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म ही रहेगा, ये मैंने नहीं मिटाना था। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा हुआ, साइटोप्लाज्म है सेल में, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, लिपिड, प्रोटीन, और क्या होगा, कार्ब्स होंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। इसको मैं कार्ब्स बोल दे रहा हूँ। अब मान लो किसी सेल में क्या है, भोजन की कमी है, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम इनका सबका क्या करने लग जाएगा, पाचन करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, पाचन। तो जब इनका पाचन करता है कौन, लाइसोसोम। तो इससे क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रा का मतलब क्या है, सेल के अंदर हो रहा है। सेलुलर क्यों है, क्योंकि सेल के अंदर ही हो रहा है। और डाइजेशन किस चीज़ का कर रहा है, लिपिड, प्रोटीन। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो ये चीज़ समझ में आ गई। और क्या बच्चा, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में सत्ता भक्षण किसे कहते हैं, ये चीज़ मैं इसे मिटा के फिर बताता हूँ आपको। जैसे ये क्या है, सेल्स हैं, एक नहीं 5 सेल बनाई मैंने। जैसे नॉर्मली हम जनरल लाइफ में देख लेते हैं। जैसे क्या, किसी को भी चोट लग गई, क्या लग गई, चोट लग गई, तो होगा क्या, आपने देखा जब चोट लगती है तो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। तो वो क्या हो जाती है, वहाँ की सेल्स मर जाती हैं। जब जो सेल्स मर जाती हैं तो उनका पाचन कौन करता है, ये लाइसोसोम करता है। तो कैसे करता है वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। मान लो यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम है पूरी बॉडी में। अब यहाँ पर कोई टॉक्सिक कंपाउंड आए, वो बात तो मैंने बता दी। अब मान लो कोई रोग आया है, पैथोजन, कोई पैथोजन सेल है। पैथोजन सेल्स का मतलब कोई ऐसी सेल्स है जो हमारी बॉडी को या हमारे सेल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उन्हें ये क्या करेगा, लाइसोसोम टारगेट करेगा। क्या करेगा, टारगेट। और क्या, उनका क्या कर जाएगा, पाचन कर जाएगा या डाइजेशन कर जाएगा। या फिर दूसरी सेल्स जो कैसी है, डैमेज है, जैसे ये डैमेज है, ये भी डैमेज है, तो इनके जो लाइसोसोम्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, इस सेल को खा जाएंगे। जैसे बताया था ना एटम बम, तो क्या हो जाता है, फट जाता है पूरा ही लाइसोसोम। और जो उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, वो पूरी सेल को क्या कर देते हैं, पचा देते हैं या मार देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस या ऑटोफेजिस कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। बाकी इतना ही सारा था लाइसोसोम के बारे में। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जैसे एक चीज़ मैं स्किप कर गया था, जैसे लाइसो का नेम से ही पता चल जाएगा इसका। जैसे लाइसो का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है, डाइजेशन। और सोम का मतलब क्या होता है, बॉडी। क्या होता है, बॉडी। तो ये सेल की कैसी बॉडी है, डाइजेस्टिव बॉडी है। और फॉर एग्जांपल ऐसी सेल्स कौन कौन सी होती है, WBC, कपर सेल, और स्प्लीन, ये सब क्या फैगोसाइटिक सेल्स हैं। कौन सी सेल, फैगोसाइट, ऐसी सेल को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक
सेल का मतलब क्या है, जो ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड को क्या कर देती है, मार देती है। जैसे WBC क्या कोई इम्यून सिस्टम ही है WBC एक्चुअली। जैसे बॉडी में कोई टॉक्सिक है, वायरस बैक्टीरिया, तो WBC क्या करती है, उस पर अटैक करती है और मार देती है। तो सेम काम किसका है, लाइसोसोम का। तो ये इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक बार मैं सीरीज कर देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जनरल आइडिया लिख देता हूँ। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोल देते हैं। एक बार इसके नाम से देख लेते हैं। एंडो का मतलब क्या होता है, इंटरनल, यानी कि आंतरिक। प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा से बना हुआ, प्लाज्मा से रिलेटेड। और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेट। नेट का मतलब क्या हो गया, जाल। तो एंडो का मतलब क्या है, सेल के अंदर। प्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि प्लाज्मा में धंसा हुआ जाल। अब क्या है, जैसे ये क्या है, एक सेल है पूरा, और यहाँ पर क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और इधर क्या होगा, सेल की मेम्ब्रेन होगी। तो सेल की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट क्लास ली थी तब भी बताया था मैंने। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा खचड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, उबड़ खाबड़। तो ये देख लेंगे। अब ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ये ऐसे कह सकते हैं, सिस्टर्नी। दूसरा क्या, वेसाइकल्स, और क्या है, ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स मतलब पाइप टाइप में टेढ़े मेढ़े होंगे। वेसाइकल्स सीधे कैसे होंगे, ओवल टाइप में होंगे। सिस्टर्नी, ये जो दिख रहा है ना बाहर, कोई सिस्टर्नी ही है। इन पे क्या लगे रहते हैं, जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, क्या, राइबोसोम्स है। राइबोसोम है। अभी एंडोप्लाज्म, तो ये चीज़ पता चल गई, होंगे कहाँ पर, न्यूक्लियस और सेल के बीच में, यानी कि प्लाज्मा में इनका एक जाल होता है जो उबड़ खाबड़ ऐसे बिछा रहता है। 3 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं। सिस्टर्नी, जो ऐसे ही खड़े पाइप से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। इन पर क्या, राइबोसोम्स लगे रहते हैं। वेसाइकल्स हो गया आपका, ट्यूबुल्स, ये कोई भी पूछने वाला है नहीं। अभी इनके टाइप्स पूछ लेता है, जैसे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, KR पोर्टर ने 1945 में। अब देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है। एक्चुअली 2 टाइप का होता है। एक तो होता है स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होगा, विदाउट राइबोसोम्स। और दूसरा कौन सा हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको मैं लिख देता हूँ रफ ER। अच्छा, कैसे लिख दूँगा, स्मूथ ER। तो इसमें क्या होगा, absent ऑफ राइबोसोम्स। और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट राइबोसोम्स। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम एंड प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मान लो इसमें एब्सेंस है किसका, राइबोसोम्स का, तो क्या नहीं होगा इसमें, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। यानी कि ऐसी सेल जिनमें प्रोटीन नहीं बनता है, उसमें कौन सा पाया जाएगा, स्मूथ। और जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें कौन सा पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना।
और ये प्रोटीन बाद में क्या एंजाइम या फिर हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टाइप्स पता चल गया, दो टाइप्स के हैं। किसके? राइबोसोम्स के अकॉर्डिंग। अगर राइबोसोम्स है तो उसे क्या बोलेंगे? रफ, है ना। और अगर राइबोसोम्स नहीं है तो उसे क्या बोल देते हैं? स्मूथ। और इसको ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रेन्यूलर। और क्या बोल देते हैं इसे? ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके एक बार फंक्शन देख लेंगे। तो ये क्या था? इनका फंक्शन था। ये किसका था? रफ का। और इसका क्या हो जाएगा? ये लिपिड्स, जिनमें लिपिड, ऐसे सेल्स जिनमें लिपिड्स बनता है उसमें ये इसका लिपिड्स बनाने का काम करती है। तो ये चीज़ हो गई। और लिपिड्स की तरह क्या होता है? स्टीरोल। ऐसी सेल्स जिनमें क्या लिपिड्स और स्टीरोल बनता है उनमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा वाला? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राइबोसोम के बारे में। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही कौन लगे हैं? छोटे छोटे ग्रेन्यूल या दाने जैसे कौन लगा हुआ है? राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हम राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो राइबोसोम को पहले क्या, सबसे पहले क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राइबोसोम क्या है? एक कच्चा मटेरियल है प्रोटीन का। ये किसका काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसलिए क्या क्या कह देते हैं इसे? प्रोटीन फैक्ट्री नाम दे देते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली, यानी कि पूरी सेल में जो सबसे छोटा पार्ट है सेल का वो क्या है? राइबोसोम है। दूसरी बात क्या याद रखनी? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली, यानी कि ये ऐसा सेल का पार्ट है जिसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यानी कि ये विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। चौथी बात क्या है? इसे ऑब्जर्व किसने किया था? इसे ऑब्जर्व किया था एक क्लाउड ने 1943 में। अब इसने डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया था, है ना। इसकी डिस्कवरी की थी वो मैं बताता हूँ, पैलेडे ने। लेकिन ऑब्जर्व किसने किया था? एक क्लाउड ने 1943 में। किससे? एक मिक्सचर लिया था इसने, बेसोफिलिक एंड न्यूक्लिक एसिड का, दोनों का मिक्सचर था। उसमें इसने पहली बार देखा था कि हाँ भाई कोई ग्रेन्यूल टाइप में सेल में कोई चीज़ है, जिसका नाम इसने क्या दिया था? माइक्रोसोम। ठीक है, तो इसी समझ में आ गई। अब इसको बाद में 1955 में, ये कितने की बात है? 1943। और ये कब की? 1955 की। तो 1955 में कौन आया? पैलेडे। इन्होंने क्या किया? इसे डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड बाय, यानी इसे किसने खोजा? पैलेडे ने। कब? 1955 में। इस मिक्सचर को इन्होंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, यानी कि इस पर स्टडी करी। तो इसे क्या कह देंगे? आइसोलेशन ऑफ मिक्सचर किसका? बेसोफिलिक एंड न्यूक्लिक एसिड का। जिसमें क्या मिला इन्हें? राइबोसोम मिला, या जो भी चीज़ें ग्रेन्यूल टाइप में, जिन्होंने इसे माइक्रोसोम कहा था, इसने इसे क्या कह दिया? राइबोसोम। तो पैलेडे ने क्या कहा था? राइबोसोम। और एकलॉड ने क्या कहा था? इसे माइक्रोसोम। क्योंकि दिखने में छोटे थे इसलिए इसे क्या कह दिया था? माइक्रो। और इस काम के लिए किसे? पैलेडे को 1974 में क्या मिला था? 1974 में नोबेल प्राइज। इधर देख लेते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली, यानी कि यूनिवर्स में जितने भी सेल्स हैं सब में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स
तो इसलिए कैसी सेल है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली है। यूकेरियोटिक सेल में ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब समझ गए होंगे आप, ये कोई सेल अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ऐसे फ्री तैर रहे होंगे, फ्री स्विमिंग कर रहे होंगे, कौन, राइबोसोम। और कहाँ पर मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ऐसा स्ट्रक्चर था जो यहाँ पर ऐसे लगे हुए थे। जैसे मैं अगर रेड मार्कर से, इससे पहले पढ़ाया भी ना आपको अभी, तो ये यहाँ पर लगे हुए, तो ये चीज़ समझ में आ गई। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी थी, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स था ऐसे करके, इस मैट्रिक्स में क्या था, राइबोसोम था। और किस में होता है, प्लांट सेल्स होती है उसकी क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, राइबोसोम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ें पता चल गई। नेक्स्ट इसके टाइप देखेंगे हम लोग। तो पहली बात क्या है, राइबोसोम किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन और आरएनए के बने हुए होते हैं नॉर्मली, ठीक है जी। तो अब क्या है, इनका डायमीटर कितना होता है, 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना, 250 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अभी मेज़रमेंट देखते हैं इसका कैसे करते हैं। इसकी एक यूनिट होती है, यानी मापने की इकाई क्या होती है, स्वैडबर्ग यूनिट, जिसे कैपिटल एस से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसका एक होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि अपसादन गुणांक। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक 7s टाइप का और एक 80s टाइप का। अब प्रॉब्लम ये है, इसे मेजर कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा का मतलब हो गया जो सेंट्रीफ्यूगल होता है उससे भी छोटी प्रोसेस, यानी कि छोटे काम पर, या नैनो या माइक्रो काम को क्या कहते हैं, अल्ट्रा कहते थे। अल्ट्रा का मतलब क्या होगा, माइक्रो। और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब पता है ना आपको, नहीं पता है तो हम बताएंगे। सेंट्रीफ्यूगल इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कटर है, जिससे क्या काटते हैं हम लोग, लोहा वगैरह काटते हैं। क्या काटते हैं, लोहा वगैरह। सॉरी, इसे हिंदी में अपकेंद्रीय बल कहते हैं, अपकेंद्रीय। जैसे कोई कटर है तो क्या वो, इसका जो फोर्स है वो कैसे जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। ये चीज़ फिजिक्स में पढ़ी हुई होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं पढ़ाऊंगा। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ पता चली कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, या फोर्स यहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ लग रहा है। कहाँ से, इसके सेंटर से। तो इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो बहुत ही छोटा चीज़ पर लगाएंगे। तो इसमें मिटा के एक बार दोबारा बताता हूँ। तो देख लेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस चलता कैसे है, राइबोसोम्स को अलग करने के लिए 70s और 80s के लिए। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई भी मशीन टाइप में उन्होंने अपना एक यंत्र बनाया, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये कोई एक चीज़ बनाई, अब इसमें क्या है, राइबोसोम भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, एक जगह छोटे होल है, एक जगह बड़े होल है। मान लो इधर बड़े होल है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, एक मिनट रुको।
ठीक है जी। ये कोई मशीन है, उसमें क्या रखा, राइबोसोम्स रखा। राइबोसोम्स को घुमाया ऐसे, जैसे अपनी मिक्सी मशीन होती है ना, जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे या पंखे का जो फैन होता है ऐसे घूमता है, तो उसमें घुमाया। तो क्या हुआ, 70S वाले मान लो इन छोटे जो होल से वहाँ पर आ गए, और यहाँ पर कौन आ गया, 80S वाले। ठीक है जी। और ये किसके बेसिस पर, मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अगर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होंगे तो 80S वाले में आ जाएगा, और मैग्नीशियम कंसंट्रेशन कम होंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, 70S वाले में आ जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं था, यही था। जैसे क्या दूध से क्या निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, तो क्रीम पे क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो कहाँ पर तैर कर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो सेम प्रोसेस वही है, जो छोटे होंगे वो नीचे चले जाएंगे, जो बड़े होंगे वो कहाँ पर रह जाएंगे, ऊपर। उन्हें क्या बोल देते हैं, 80S राइबोसोम, और इन्हें क्या बोलते हैं, 70S राइबोसोम्स। फिर यही प्रोसेस दोबारा अपनाते हैं और इन दोनों को फिर से डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को फिर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो जो 70S है वो कहाँ पर मिलते हैं आपको, यूकैरियोटिक सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किस में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में। और 80S वाले कहाँ मिलेंगे आपको, यूकैरियोटिक सेल में। तो जो 80S है वो किस में बटा हुआ होता है, 60S और 40S में। मतलब सेम ये प्रोसेस अपनाई जाती है, सेंट्रीफ्यूगल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, जिसमें फिर क्या करते हैं, मशीन को चलाते हैं और भाई सेम ऐसे होल टाइप्स के पाइप्स होते हैं, वो उसमें फंस जाता है साइज के अकॉर्डिंग। और किसके बेस पर, मैग्नीशियम+2 आयंस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और 70S में किस में होता है, ये होता है आपका 50S एंड 30S। अभी ये कैसे रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई 70S यूनिट का है, या इसे क्या बोलेंगे, 70S। तो इसमें क्या होगा, जो छोटे वाला होगा वो ऊपर होगा, बड़े वाला नीचे होगा। जैसे ये क्या है, 50S, तो ये क्या हो जाएगा 50, और ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला 30S, और ये क्या हो जाएगा 50S। इस पूरे को क्या बोल देंगे, 70S। सेम प्रोसेस 80S में रहने वाला। 80S में क्या होगा, जैसे ये क्या है, पूरा है तो बराबर ही बनेगा। तो ये पूरा कौन सा है, 80S। 80S में ऊपर वाला कौन सा रहने वाला है, 40S का, और नीचे कितने का रहने वाला है, 60S का। ऐसे कभी मत करना कि 40 और 60 100 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत। और सेम इधर ये क्या हो जाएगा, अगर आपने 80 टोटल मारा तो वो क्या हो जाएगा, गलत। केवल सब यूनिट है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो राइबोसोम बने हुए किसके होते हैं, प्रोटीन और RNA के। मेजरमेंट किससे कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से। कोफिशिएंट कौन सा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसे किससे डिनोट करते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट से, जो इसकी यूनिट है। तो प्रोसेस कौन सी होगी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, जिसमें क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस आयन 2 की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इसे क्या करेंगे, घुमाएंगे। जैसे क्या दूध से मक्खन को अलग करते हैं, या जो वॉशिंग मशीन काम करती है वही सारा काम ये करती है। कहने का मतलब ये है कि इन पर क्या लगता है, केंद्र से बाहर की ओर और फोर्स लगता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो राइबोसोम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी एक टॉपिक और रह गया, उसे भी पढ़ा देते हैं। तो एक बार वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लेंगे।
वैक्यूल्स मतलब रसदानी। रसदानी का मतलब क्या होता है, सेल में खाली जगह होती है कुछ, जैसे ये कोई सेल है, न्यूक्लियस हो गया, और ये मान लो वैक्यूल है, तो ये क्या है, खाली जगह है। इसी खाली जगह को क्या कह देते हैं, पॉकेट कह देते हैं, पॉकेट ऑफ सेल। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसका फंक्शन क्या है, जैसे वाटर, मिनरल्स, सेल में कुछ भी ऐसी चीज़ यहाँ पर स्टोर रहती है, जैसे क्या, मिनरल्स, वाटर, साल्ट एट्सेट्रा। तो ये क्या करती है, जब सेल्स में कोई भी इन चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो क्या कर लेती है, इसे स्टोर कर लेती है इन सभी चीज़ों को। और सेल्स के पास जब कमी होती है तो क्या कर देती है, निकाल के साइटोप्लाज्म में छोड़ देती है, और सेल को जहाँ भी जरूरत जिस चीज़ की होती है वो ले लेती है। तो इसे क्या कहते हैं, पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। तो इसका कोई ख़ास काम है नहीं। दो टाइप की होती हैं, जैसे छोटे छोटे वैक्यूल्स हो जाते हैं किसी सेल्स में, और डिफ्यूज़ होकर क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है कौन, वैक्यूल्स। तो ये बड़ी वैक्यूल्स बन जाएगी। बस इतना सही काम है, केवल स्टोरेज का काम है जो इमरजेंसी में काम आता है, किसके लिए, एक पॉकेट की तरह काम करती है। ठीक है जी। तो मुझे लगता है क्लास यहीं पर वाइंड अप करनी चाहिए। और जय हिंद। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक्स करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम क्या है, बिब्लियो फाइल सेंटर, आपको पता ही है अगर वीडियो देख रहे होंगे तो। और अपने दोस्त मित्रों के साथ बिल्कुल साझा करें, शेयर करें, अगर वो अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं साइंस की। धन्यवाद।